हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 बुक 1 के चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। आप जल्दी से जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें और इस पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें कई कारणों से होती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वे विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई युद्ध हो जाता है, कोई ऐसा विवाद हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, शांति स्थापित कराने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देशों के बीच विवादों में शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। नए चुनौतीपूर्ण मुद्दे जैसे कि वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, कोविड-19 जैसी महामारियां, आतंकवाद, ये सब जो है इनको सेना के ज़रिए तो नहीं हम सुलझा सकते ना। सेना हम की लड़ाई करने भेज दें और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो इसके लिए ना एक टर्म आती है संयोग मूलक सुरक्षा। तो संयोग मूलक सुरक्षा ये करवाने के लिए भी ना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमको चाहिए होता है। ओके, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का भी सम्मान करना। ठीक है, कि जो देश हैं वो दूसरे देशों पर कब्जा ना करें, उनकी संप्रभुता बनाए रखें, ये सुनिश्चित करना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का काम होता है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बातचीत अथवा वार्ता के जरिए ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को क्या करते हैं, एक विश्व मंच प्रदान करते हैं बातचीत के लिए, वार्ता के लिए, जहाँ पे लोग अपने विचार रख सकते हैं, अपनी कंप्लेंट्स रख सकते हैं, है ना। और कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी बड़ा फैसला करना हो तो वो सब एक एक विश्व मंच पर होता है, वो होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और ये एक और तरीके से भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है बेसिकली। तो ये जो एक पिछला वाला क्वेश्चन किया था हमने, लगभग वो उससे सेम मिलता जुलता है, तो आप थोड़ा मिलाकर भी लिख के आएंगे तो आपका आंसर कोई ऐसे गलत नहीं कर सकता। बस आपको टोन अपनी थोड़ी आंसर के हिसाब से रखनी पड़ती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपस में जो देश हैं वो प्यार से रहें, लड़े नहीं, मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, मित्रों की तरह रहें, और आपसी सहयोग द्वारा युद्ध, आतंकवाद जैसे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना, ये भी क्या है, ये यूएनओ के उद्देश्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, कानूनों को सम्मान पूर्वक लागू करवाना, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करवाना भी किसका काम है, यूएनओ का। ये सारे उद्देश्य हमने यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, कोई भी संगठन होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ऐसे जो यूएनओ है ना, उसमें भी कुछ हैं कमियां, काफ़ी सारी कमियां। तो इस वजह से ना वो उतना रिलेवेंट नहीं रह गया आज की डेट में। तो क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वो और ज़्यादा प्रासंगिक हो सके और ज़्यादा अच्छे से वो कार्य कर सके। तो सुरक्षा परिषद जो कि एक अंग है यूएनओ का, उसकी संरचना में सुधार होना चाहिए। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। हम सबको पता है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, है ना, जो परमानेंट रहते हैं, उनके पास वीटो पावर भी है। वीटो मतलब निषेध अधिकार, कोई भी फैसला अगर वो चाहते हैं ना हो तो वो वीटो यूज़ कर देते हैं और फिर वो वैसा फैसला नहीं होता है। इतनी ज़्यादा पावर दे रखी है उन्हें स्थायी सदस्यों को।
और कुछ अस्थायी सदस्य हैं जिनकी संख्या आज की डेट में 10 है और ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए, इनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, वीटो पावर की समाप्ति कर देनी चाहिए या इसमें कुछ चेंज लाना चाहिए। बट वही, अगर हम वीटो पावर की समाप्ति कर देंगे ना, तो ये जो देश हैं, ऐसे बड़े बड़े देश जो हैं, वो फिर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे यूएन में, और इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर वही लड़ाइयाँ करेंगे, मारकाट करेंगे और बड़े बड़े युद्ध होंगे। तो फिर इसलिए भी थोड़ा वीटो को हटाना थोड़ा विचारणीय हो जाता है। सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाना चाहिए, सहभागी बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, विश्व जो है, सभी विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नियमों का समान आदर कर पाए। सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2 मार्कर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है और इसके 2 कार्य भी आपको बताने हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उस रिपोर्ट को प्रकाशित भी करता है। ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये मानव अधिकारों से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कहीं पर भी अगर कोई ऐसी समस्या आ रही होती है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, ये सबका ध्यान उसकी तरफ लाता है, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य लिखिए। आपको सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य बताने हैं। तो विश्व में शांति स्थापित करना इसका कार्य है। किसी भी देश में भेजी गई जो शिकायत है उस पर विचार करना है कि शिकायत भेजी गई है तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। अपने निर्णयों को लागू करवाना, ठीक है, और महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करवाना, ये भी काम किसका है? सुरक्षा परिषद का। और कोई झगड़ा हो गया है अगर, तो उसकी भी लड़ाई को सॉल्व करवाना, ये काम भी सुरक्षा परिषद का ही होता है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 संगठन कौन से हैं? विवरण दें। मानव अधिकारों से जुड़े 2 संगठनों के बारे में बताना है। तो पहला तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसके बारे में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच, नाम से ही पता चल रहा है, यह भी मानव अधिकारों की वकालत करता है। ठीक है, मानव अधिकारों का कहीं हनन ना हो रहा हो, ये इस बात को सुनिश्चित करता है। और अमेरिका का सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है और पूरी दुनिया भर की मीडिया का ध्यान ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है, इसलिए सरकारें जो हैं वो थोड़े इससे चिड़ी भी रहती हैं। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए और बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए भी अभियान चलाने में हेल्प की है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका क्या है रोल? तो इसका क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है और इसके कार्य हमें बताने। तो स्थापना कब हुई है? IAEA की स्थापना हुई है 1957 में और ये संगठन जो है वो परमाणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, इसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। सैन्य उद्देश्यों में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल रोकने के लिए ये लोगों को ये कोशिश करता है कि सैन्य उसमें यूज़ ना हो परमाणविक ऊर्जा का। जैसे कि क्या किया था, अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया था, है ना, परमाणु बम गिरा दिया था। तो ये सब परमाणु बम का यूज़ एनर्जी जनरेट करने में किया जाए, ये नहीं कि आप किसी और के ऊपर फोड़ रहे हो और उसका फिर पूरी जनरेशन उसकी आप खराब कर दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों में, युद्ध में, सैनिक कार्यवाहियों में इनका यूज़ ना हो। अगला क्वेश्चन है कि बदलते परिवेश में सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? तो देखो यार, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उसमें 3 मुख्य शिकायतें सामने आती हैं। कौन कौन सी? कि सुरक्षा परिषद जो है ना, वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है, बड़ा बायस्ड सा हो गया है अब सुरक्षा परिषद, और उसमें जो रियलिटीज़ हैं वो बातें की ही नहीं जाती हैं।
इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों की छाप रहती है, अमेरिका जैसे बड़े देशों की या उन सदस्यों की जिनको वीटो मिला हुआ है, स्थायी सदस्य जो हैं सुरक्षा परिषद की, उनकी छाप रहती है इस पे। और इसके फैसलों पर चंद देशों का दबदबा है, विशेषकर उन देशों का जो संयुक्त राष्ट्र संघ में के बजट में ज़्यादा योगदान देते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ के बजट में ज़्यादा योगदान देते हैं, उनका यहाँ पे दबदबा नजर आता है, फैसले भी उन्हीं के हित में होते हैं। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। बराबर का प्रतिनिधित्व ना होना का मतलब है कि अगर हम देखें, आप देखो यूरोप के तो दो दो देश हैं, है ना, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन, दो दो देश हैं यूरोप के, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिली हुई है उनको। एशिया के भी अगर हम देखें तो चाइना और रशिया, दो दो देश हैं। साउथ अफ्रीका का तो एक भी देश नहीं है। तो यहाँ पे बराबर का प्रतिनिधित्व कैसे हुआ? साउथ अफ्रीका का कौन रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे? कोई नहीं। इसलिए ये भी इसमें चेंज होना चाहिए। तो ये कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका वर्चस्व का सामना करने में असफल सिद्ध हुआ है, फेल हो गया है, इस कथन तक आप कहाँ कहाँ तक सहमत हैं? और इसको ही थोड़ा चेंज करके अगर बोले तो, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। तो यही बताना है कि जो यूएनओ है वो एक ध्रुवीय विश्व में उसकी क्या प्रासंगिकता रह गई है। एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका का जहाँ सब जगह दबदबा है, तो यूएनओ भी उसके दबदबे से, उसके प्रभाव से बच नहीं पाया है। तो वही हमें बताना है इसमें कि जो यूएनओ है वो फेल हो चुका है। तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा दिखाया देता है। अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा योगदान देता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में, पहले नंबर पे आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान देता है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय भी अगर हम देखेंगे तो अमेरिकी भूभाग में ही स्थित है। तो वही है, फिर बायसनेस तो होगी ही। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकतर कर्मचारी भी अमेरिका के हैं, तो सारे फैसले तो उसके हित में होंगे यार, ऑफ कोर्स। कोई प्रस्ताव हो अपने या साथी राष्ट्रों के हित में, अगर वो नहीं लग रहा है अमेरिका को, तो वो वीटो यूज़ कर देता है, फिर वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बहुत ज़्यादा, आप देखोगे तो, भूमिका दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की बढ़ती मांगों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कौन से मानदंड सुझाए गए थे? कि अगर आपको सुरक्षा परिषद का स्थायी या फिर अस्थायी सदस्य बनना है तो आप में वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो क्या होता है, 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन? कॉफी अन्नन, उन्होंने बदलावों की बढ़ती मांगों को देखा और एक जांच शुरू कराई। इसके बाद कुछ सालों में क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के उन्होंने कुछ मानदंड बताए कि आप में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर आप सुरक्षा परिषद के स्थायी या फिर अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। तो देख ले, वो देश क्या होना चाहिए, वो बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, उसके पास बड़ी सैनिक शक्ति भी होनी चाहिए, पूरा अच्छे वो टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइज हो, नए हथियार हो, उस पर बड़ी सेना हो उसकी, बहुत अच्छा पावरफुल इकोनॉमी वाला देश होना चाहिए वो। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी बहुत ज़्यादा योगदान करना चाहिए। भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के मामले में विविधता होनी चाहिए वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए। जैसे मतलब संस्कृति यानी कि संस्कृति क्या है, हम क्या पहन रहे हैं, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारी भाषा, ये सब, हम क्या खा पी रहे हैं, ये सब संस्कृति में आ जाता है। तो वहाँ की संस्कृति भी काफ़ी ज़्यादा विविधता से परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे भारत की संस्कृति देखो आप, कितनी ज़्यादा विविधता है उसमें। लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए और आबादी के लिहाज से भी वो बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ मानदंड सुझाए गए थे कि अगर आपको सुरक्षा परिषद का स्थायी या फिर अस्थायी सदस्य बनना है तो आपको, आप में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा भारत में तो फिर ये सब कुछ है, यस है, बट कुछ दिक्कतें हैं। भारत के नागरिक के रूप में
सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे? भारत की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ना बन पाने के क्या कारण हैं? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बनने के लिए। तो अगर अब भारत को स्थायी सदस्य बनाना है सुरक्षा परिषद का, तो हमें क्या वैलिड पॉइंट्स देने चाहिए? और उसके बाद भी जो है वो भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पाता है, तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं, क्यों वो नहीं बन पाता है, वो ही हमको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो भारत उन सभी शर्तों पर देखो खरा उतरा है जो यूएन द्वारा प्रस्तावित की गई थी, इसलिए सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का वो हकदार भी है। भारत जो है वो विश्व में सबसे विशाल आबादी वाला देश है। पहले तो चाइना फर्स्ट नंबर पर आता था, पर अब भारत आबादी के मामले में देखो तो आप पहले नंबर पे आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर हम देखें तो वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे आप देखो तो लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और सबसे ज़्यादा लोकतंत्र कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो यहाँ इंडिया में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में वो भाग लेता है। जो भी यूएन जो भी प्रोग्राम्स रखता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखता है, वो उन सब में भारत भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र की शांति बहाल करने के प्रयासों में भी भारत ने पूरी अच्छे से भूमिका निभाई है, और वो बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर रहा है। वैसे तो ये मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में शायद बताया होगा, लेकिन आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में कौन से नंबर पे आता है, क्या रैंक है उसकी, आप वो मुझे बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित योगदान किया है भारत ने, और कभी वो उसमें चुका नहीं है। मानव अधिकारों का सम्मान करने वाला देश है। यहाँ पे देखोगे आप तो इंडिया में मानव अधिकारों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है मानव अधिकारों का। उनका उल्लंघन होता है कहीं पे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया जाता है। भारत के पास भी विशाल सैन्य शक्ति है, और भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ देश है। अगर आप यहाँ पे देखो, भारत में आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, आपको मैदान भी देखने को मिलेंगे, नदियाँ, झरने और पठार भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। सांस्कृतिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सबकी संस्कृति अलग है ना, सब अलग तरीके के, सबकी ड्रेस है, सबके ट्रेडिशंस अलग हैं, बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता भी है यहाँ पे। तो इस वजह से भारत को तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पाता है क्योंकि कुछ बाधाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं इसमें, जैसे कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। अब बाकी देश इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं कि जो भारत है उसको यूएनओ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहिए। जैसे कि चाइना है, वो नहीं चाहता कि भारत स्थायी सदस्य बने, तो वो क्या करता है, वो वीटो पावर लगा देता है जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव आता है। तो इस वजह से भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पाता है। भारत और पाकिस्तान में हमेशा संघर्ष बना रहता है, तो बाकी देशों को लगता है कि भाई ये अपनी लड़ाई ही करते रहेंगे, कब अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाएंगे। इस वजह से भी नहीं बन पाता है भारत। और अगर भारत को शामिल करने की बात है कि भारत को हमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, तो फिर और ऐसे तो फिर और भी बहुत सारे उम्मीदवार है। जर्मनी देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, जापान भी है, और फिर हमें तो फिर साउथ अफ्रीका को भी शामिल करना चाहिए ना, क्योंकि उसका तो एक भी देश नहीं है स्थायी सदस्यों में। दक्षिण अफ्रीका की कहाँ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें, उसका कहाँ प्रतिनिधित्व है, उसका प्रतिनिधित्व तो कोई भी नहीं कर रहा है। सो ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कर देना। सो स्टूडेंट्स, अब तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, एंड बाय बाय।